हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन जो है बिहार के आपके पीजीटी होम साइंस का जो पेपर पोर्शन था उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ये जो पेपर सेट है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले भी बता रखा आपको कि ये जो पेपर सेट हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके 15 दिसंबर 2023 में हुआ जो है पीजीटी का बिहार का पेपर है, जिसमें अभी तक के हमने जो है जैसा मैंने बोल रखा था कि हम इसके होल पोर्शन को डिस्कशन करेंगे। और उस पोर्शन में अभी तक के हमने जो डिस्कशन कर रखा है वो डिस्कशन आपका हो चुका है लैंग्वेज का, जो कि पार्ट 1 में हुआ था हमारे। फिर हमने जो है जनरल स्टडी का डिस्कशन किया, जो कि पार्ट 2 में हुआ है वीडियो के। और पार्ट 3 में हम डिस्कशन किए हैं होम साइंस के जो है 40 क्वेश्चन को, जो कि आपका पार्ट 3A के नाम से है। अब आज हम जो डिस्कशन करेंगे इसके आगे के 40 क्वेश्चन को, क्योंकि टोटल इसमें क्वेश्चनों का जो संख्या थी वो कितनी थी, 80 थी, और वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, इसलिए हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन को अपने पार्ट 3 के A पोर्शन में डिस्कस किया है, और 40 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी वीडियो का 3rd पार्ट का ही B पोर्शन होगा। इसको इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को अपनी। और जो पोर्शन में हमने होम साइंस का डिस्कशन किया था उसमें हमने टोटल जो है आपके 110 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा था। अब उसके आगे के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आगे के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। 110 तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ तक के। अब इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 111, यानी कि 111वें नंबर वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब 111वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, वो है आपका क्वेश्चन, वह धागा जो किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है कहलाता है। आपको बताना है कि वह धागा जो कि आपके किनारे की ओर कपड़े की लंबाई की ओर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ताना कहते हैं, बाना कहते हैं, ताना कहते हैं, फिलिंग कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका वॉन वेल्फ होता है वो आपका कहलाता है बाना, और ताना जो होता है वो आपका वार्प होता है। तब यहाँ पर जो है, और ये ताना होता है कैसे? ताना आपका जो है लंबाई में होता है इस तरीके से, और इसको फिल करने वाला जो धागा होता है जो इससे भरा जाता है इसे हम बाना कहते हैं। तो ये 2 तरह के आपके जो है यार्न होते हैं। एक आपका होता है वेल्फ यार्न और दूसरा होता है वार्प यार्न। तो आपके जो है, क्योंकि इन्होंने लंबाई में पूछा है तो लंबाई में कपड़े की लंबाई की ओर जाता है, तो कपड़े की लंबाई की ओर जो जाता है वो आपका क्या है? ताना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको बताना है। वेंटिंग कहते हैं, सेडिंग कहते हैं, पिकिंग कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो जब फिलिंग की जाती है धागों से, तो जब फिलिंग के धागे, यानी कि आपका जो बाना होता है उसे हम फिलिंग भी कहते, उसको फिलिंग का धागा भी कहते हैं। तो जो जब फिलिंग के धागे को गलियारे में रखा जाता है तो उसे हम जो क्या कहते हैं? पिकिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा जो है 113 नंबर, नीडिंग में लूप के स्तंभ जो कि लूप एक्सिस के समांतर चले हैं, वेल्फ होता है, कोर्स होता है, फिलिंग होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीडिंग यहाँ पर आपको बताना है, जो समांतर चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नीडिंग में लूप के स्तंभ जो होते हैं जो कि लूप एक्सिस के समांतर चले उन्हें हम क्या कहते हैं? वेल्फ के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, वह बिना बुनाई वाला कपड़ा जो ऊनी रेशे से बना हो कहलाता है, नीडिंग कहलाता है, वार्निंग कहलाता है, या फिर फेल्डिंग कहलाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या बिना बिना बुनाई वाला कपड़ा है जो कि ऊनी रेशे से बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नीडिंग क्या होता है? नीडिंग जो होता है, जैसे आप जानते हो, जब हम सलाइयों का प्रयोग करके कोई कपड़ा तैयार करते हैं, जैसे आपका स्वेटर ये सब तैयार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे नीडिंग कहते हैं। और अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो जब धागे जो होते हैं
धागों को क्या कहते हैं, गूंथ कर कपड़ा बनाया जाता है, उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, फेल्टिंग है। फेल्टिंग क्या होता है, फेल्टिंग में हम ऊनी जो है रेशों का प्रयोग करते हैं और इसमें मतलब एवरेज तापमान दे के और दाब दे के जो हम क्या कहते हैं रेशो क्या क्या करते हैं, बिना बुनाई किए हुए उनको आपस में ताप और दाब के साथ से क्या कहते हैं आपस में ही चिपका देते हैं, उसे हम फेल्टिंग कहते हैं। और यही चीज़ यहाँ पूछी भी गई आपसे, वो पूछे क्या गया है, बिना बुनाई का वाला कपड़ा। और जैसे उसमें जो है ऊनी रेशे, इसमें हम ऊनी रेशे का ही उपयोग करते हैं और उस पर एक जो है एवरेज तापमान और दाब की सहायता से उन सभी रेशों को क्या करते हैं हम क्या कहते हैं एक साथ आपस में चिपका देते हैं। इस तरह से एक कपड़ा तैयार किया जाता है। और जो ये रेशे होते हैं क्या होते हैं आपके बहुत ही निम्न क्वालिटी के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि फेल्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 115, परिसज्जाएं जो उपकरणों जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर या फिर टेंटरिंग फ्रेम के द्वारा कपड़ों पर लगाई जाती है, टिकाऊ परिसज्जा कहलाती है, रासायनिक परिसज्जा कहलाती है, यांत्रिक परिसज्जा कहलाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए परिसज्जाएं जो होती हैं वो आपकी दो तरह की होती है, एक रासायनिक परिसज्जा होती है, एक आपकी यांत्रिक परिसज्जा होती है। अब यहाँ पर उन्होंने जो पूछा है आपसे कि परिसज्जाएं जो उपकरणों उपकरणों यानी जहाँ पर यंत्रों का उपयोग किया जाएगा वो आपकी यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आप इसको समझना चाहें तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि जो उपकरणों जैसे कॉपर प्लेट, सिलेंडर या फिर आपका टेंटरिंग फ्रेम के द्वारा कपड़ों पर लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक परिसज्जा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सी परिसज्जा में कपड़े की सतह से निकले धागों के रेशे को हटाया जाता है ताकि एक साफ, चिकनी और समान सतह मिले, स्काउरिंग में, ब्लीचिंग में, सिंजिंग में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो स्काउरिंग होती है आपकी, स्काउरिंग क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या कहते हैं हम रेशों से धूल मिट्टी को दूर करने का काम करते हैं। और ब्लीचिंग जो होती है वो क्या होती है, वो ब्लीचिंग जो होती है आपको ब्लीचिंग और डाई जो होती है ये सब क्या होता है आपके कपड़ों की रंगाई और मतलब उनको रंगने के लिए एक तरह से किया जाता है। और जो आपका सीजिंग होता है उसमें क्या होता है, सीजिंग जो होती है इसमें ये होता है चिकनी सतह को बनाने के लिए, मतलब एक समान सतह या चिकनी सतह बनाने के लिए हम सीजिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर यही पूछा गया है कि हम ताकि एक हम साफ, चिकनी और समान सतह मिले तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जो है आपका सीजिंग का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मॉइस्चराइजेशन में किसमें सुधार आता है, चमक में, मजबूती में, रंगाई में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब मॉइस्चराइजिंग की जाती है तो मॉइस्चराइजिंग क्या होती है, ये आपकी एक तरह से लास्ट स्टेप होता है मतलब किसी भी रेशे को तैयार करने का, जिसमें हम क्या करते हैं उसमें हम उसकी चमक भी आ जाती है, मजबूत भी होता है और आपकी रंगाई भी हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 118 नंबर क्वेश्चन हमारा, कपड़ों पर रबड़ ऑक्सीकृत तेल या फिर वार्निश के लेप के द्वारा बनाई जाती है, जलरोधक परिसज्जा, अग्निरोधक परिसज्जा, मोथ रोधक परिसज्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जल रोधक परिसज्जा का मतलब ये हो गया है कि जो जल को रोके, ठीक है। अग्निरोधक जो अग्नि को मतलब कि रोकने वाली परिसज्जा होती है। और मात्र जो जिसमें मतलब कि आपका यहाँ पर हो गया जो कीट पतंगे होते हैं यानी कि उनसे बचाव करे, ऐसी परिसज्जा। तो यहाँ पर कपड़ों पर रबड़ ऑक्सीकृत तेल या फिर वार्निश के लेप के द्वारा बनाई जाए जो परिसज्जा होती है क्या होती है आपकी जल रोधक होती है। इस तरह के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं आपके जल रोधक परिसज्जा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या होता है जल का अवशोषण यानी कि जल जो है आपका अवशोषित नहीं होता है। तो ये जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 यानी कि 119 है आपका, किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ दो रंग की तीव्रता या चमकीलेपन को निर्धारित करता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। ऑक्सोक्रोम कहलाता है, क्रोमोफोर कहलाता है या ऑक्सीरिक्स कहलाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी रंजक के अणु में वह पदार्थ जो रंग की तीव्रता या चमकीलेपन को निर्धारित करता है वो आपका ऑक्सीक्रोम कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 120 क्वेश्चन नंबर हमारा है, कच्चे रेशे की रंगाई को डैश कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो कच्चे रेशे होते हैं उनकी जब रंगाई होती है उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन रंगाई कहते हैं, स्टेक रंगाई कहते हैं, रेशे की रंगाई कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो रेशा होता है, ठीक है, उसकी जब हम रंगाई करते हैं
तो उस रंगाई को अगर हम इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन आपको बताएं तो ये तीनों ही ऑप्शन है। उसको सॉल्यूशन रंगाई भी कहते हैं, स्टेक रंगाई भी कहते हैं और एसे की रंगाई भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों ऑप्शन सही, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में सूचना देते हैं? इस्त्री, धुलाई, सुखाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको जो लेबल लगा होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वहाँ पर इस्त्री मतलब कि किस तरह का कपड़ा है, उसमें क्या इस्त्री करना है कि नहीं करना है, धुलाई आप कैसे करेंगे, मतलब कि उसको ड्राई क्लीन कराएंगे, घर में वॉश कर सकते, सारी चीज़ें जो है वहाँ पर उस लेबल पर आपको मेंशन की गई होती हैं। तो जो लेबल लगा होता है वो लेबल किससे संबंधित हो, वो आपकी इस्त्री से भी संबंधित होता है, धुलाई से भी होता है, सुखाई से भी होता है। तो ये सही तीनों होने की वजह से हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपड़ों का भंडारण करने से पहले क्या पक्का करना चाहिए? कपड़े साफ और सूखे हों, दाग धब्बे हटा दिए गए हों, फटे हुए स्थानों की मरम्मत हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कपड़ों को जब हम भंडारण करते हैं, यानी कि जब हम उसको स्टोर करके रखने का टाइम आता है, समय आता है, क्योंकि ये क्या होता है, हम सीजनल कपड़ों को निकालते हैं, फिर उसके बाद जब उनका सीजन खत्म हो जाता है तो हम उनको क्या करते हैं, फिर से उनका भंडारण कर देते हैं। तो हम रखने से पहले क्या क्या प्रोसेस करते हैं, हम कपड़ों को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, सुखा भी लेते हैं, उसमें से जो दाग धब्बे होते हैं जब आप धुलेंगे तो वो भी हटा देते हैं हम लोग, और फटे हुए स्थानों की मरम्मत करके ही उनको रखते थे। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हम इसके क्या आंसर लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। वह तरीका जिसमें संपूर्ण बाल अवस्था और किशोर अवस्था में समय समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जांच की जाती है, क्या कहलाती है, आपको बताना है। पार अनुभवीय विधि, नैदानिक विधि, अनुदैर्ध्य विधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसकी इंग्लिश में हम देख लेते हैं क्या होता है आपका। देखिए इंग्लिश वाला पोर्शन अगर हम देखते हैं, द मैथड इन विच ऑफ द सेम चिल्ड्रंस आर री एग्जामिन एट अ इंटरवल्स throughout the childhood and the adolescence years is क्रॉस सेक्शनल मेथड होगा आपका, क्लिनिकल मेथड होगा, या फिर लैंग्यूटूडनल मेथड होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले चीज़ों को समझ लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या होता है आपका और लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या होता है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल मेथड की बात करते हैं तो आप जब हम रिसर्च करते हैं या कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जो ऑब्जेक्ट आपका होगा, यानी कि जिस भी आप वस्तु पे कर रहे हैं, चाहे वो आप, क्योंकि यहाँ पर जो बालक की बात की गई, बच्चों की बात की गई, तो ऑब्जेक्ट वाला है, हम उस बच्चे का जो है यहाँ पर अलग अलग जो है रिसर्च के थ्रू उस पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको बताना है क्रॉस सेक्शनल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब आप बच्चों का जो निरीक्षण कर रहे हैं, यानी कि जो उसमें रिसर्च कर रहे हैं, उसमें क्या आपने किया है, अलग अलग जो है एज ग्रुप के क्या कहते हैं, अलग अलग बच्चों को लेकर उन पर रिसर्च किया। इस तरह के रिसर्च को जो होता है वो आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड में आ जाता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल्स में क्या होता है कि एक ही बच्चा है, आपका चाइल्ड है, और आप क्या कर रहे हो, पहले आप उसके क्या कहते हैं, उसके जो है किसी एज डिसाइड कर ले कि हम 5 साल पे उस पर हमने उसके बारे में पूरा होल जो है रिसर्च करके जानकारी ली कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। उसके बाद हमने उसी बच्चे के जब वो 10 साल का हो गया तब किया, या एडोलेसेंस एज में जब आ गया तब किया। ठीक है, इस तरह से हम उसके अलग अलग एज स्टेप में अलग अलग जो है उसके ऊपर हम जो है अपना रिसर्च कर रहे हैं। तो एक ही जब बच्चा होता है तो यहाँ पर बोला भी गया है कि क्या करना है, यहाँ उन्होंने बोला है कि जो है आपका सेम चाइल्ड है, यानी कि एक ही बच्चा है, और उसमें क्या कर रहे हैं आप, अलग अलग जो है उस पर चाइल्डहुड में और फिर उसके एडोलेसेंस ईयर्स में आपने उस पर जो है निरीक्षण किया, यानी कि उस पर रिसर्च किया है। तो इस तरह के जो रिसर्च होते हैं उस मतलब किए जाते हैं आपके, वो क्या कहलाते हैं, आपके लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहलाते हैं। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है कि वह तरीका जिसमें संपूर्ण बालावस्था और किशोर अवस्था में समय समय पर उन्हीं बच्चों की दोबारा जांच की जाए, यानी कि बच्चे जो हैं यहाँ पे क्या है, सेम है, बस हमने क्या किया, उनका स्टेज जो है अलग अलग ले लिया है कि पहले हमने बालावस्था में किया, फिर उसी बच्चे पे किशोर अवस्था में जो है उस पर दोबारा जांच की उसकी। तो इस तरह के हम जो है क्या कहते हैं, मेथड रिसर्च को, यानी कि मेथड को, तरीके को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विधि कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक शिक्षण थ्योरी के ज़्यादातर सिद्धांतों को किसने विकसित किया? एल्बर्ट बंडूरा ने किया है, जॉन बी वॉटसन ने किया है, इवॉन
पाल्वोव ने किया है, इनमें से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो है यहाँ सामाजिक शिक्षण की बात की गई, तो सामाजिक शिक्षण जो थ्योरी थी वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जबकि वॉटसन जो थे एक व्यवहारवादी जो है, इनको माना जाता है जॉन बी वॉटसन को। और जो पॉल्वन थे ये एक शास्त्रीय अनुबंधन ही जो इन्होंने डॉग पे किया था, तो ये जो है इनका उस पर रिसर्च था। तो यहाँ पर आपको पूछा जो गया है वो पूछा गया सामाजिक शिक्षण थ्योरी। सामाजिक शिक्षण थ्योरी पे ज़्यादातर सिद्धांतों को दिया था, वो दिया था आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सुदृढ़ीकरण या दंड पर आधारित सीखना है, स्फूर्त अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर बिहेवियरिज्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सुदृढ़ीकरण या दंड पर जो है आपका सीखना जो आधारित है वो किस पे है आपका, वो है आपका स्फूर्त अनुकूलन में। इंग्लिश वाला पोर्शन में देख लेते हैं। लर्निंग बेस्ड ऑन द रिफोर्समेंट और पनिशमेंट इज ऑपरेंट कंडीशंस या है आपका, या क्लासिकल कंडीशनिंग है, या फिर आपका बिहेवियरिज्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसके साथ किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर स्फूर्त अनुकूलन के साथ जाएंगे, जो कि आपका करेक्ट है। 126 क्वेश्चन नंबर हमारा है, जब दूसरे के क्रियाकलापों से खुशी या मनोरंजन प्राप्त हो उसे डैश कहते हैं, सक्रिय खेल, निष्क्रिय खेल, मनोरंजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर खेल की बात की गई है। जब दूसरे के क्रियाकलापों से खुशी या मनोरंजन प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय खेल कहते हैं। निष्क्रिय खेल क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है यहाँ पर खुद जो है सक्रिय नहीं है, यानी कि खुद वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, वो किसी और दूसरे का क्रियाकलापों को देख के जो है खुश हो रहा है। तो इस तरह के जो क्या कहते हैं क्रियाकलाप होता है, या फिर इस तरह जो मनोरंजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय खेल कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व के नमूने को क्या निर्धारित करता है, आत्म अवधारणा, लक्षण यानी कि खासियत, व्यक्तित्वता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। तो जो व्यक्तित्व के नमूने को निर्धारित करने के लिए आपका आत्म अवधारण भी होना चाहिए, लक्षण यानी खासियत भी होना चाहिए, और व्यक्तित्व भी होना चाहिए। तो ये तीनों ही होना चाहिए, इसलिए हम इसमें किसके साथ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक वाले ऑप्शन के साथ जो है हम जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोरल शब्द जो कि लैटिन शब्द मोर से निकला उसका मतलब है, यहाँ बताना है मोरल शब्द यानी नैतिक शब्द जो है वो लैटिन शब्द मोरस से निकला, उसका मतलब है शिष्टाचार है, रीति रिवाज है, लोक तरीके हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो मोरल है वो क्या होता है, वो हमारे शिष्टाचार से भी रिलेट होता है, रीति रिवाजों से भी होता है, और लोक तरीके से भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है, विस्तार के दर्शन क्या मतलब, यहाँ से आपका जो है प्रसार शिक्षा स्टार्ट हो चुके हैं। प्रसार शिक्षा का क्वेश्चन है ये सारे आपके। तो प्रसार शिक्षा यानी मतलब यानी एक्सटेंशन की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 129 विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है। अब यहाँ पर 129 में विस्तार के दर्शन से मतलब यहाँ एक्सटेंशन की बात की कि यहाँ पर एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देखते हैं फटाफट एक्सटेंशन के क्वेश्चन भी क्या है इसमें जो पूछे गए हैं आपसे। यहाँ पूछा गया विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है, लोग महानतम संसाधन है या सहयोगात्मक प्रयास है, इसकी नींव लोकतंत्र में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पर बोला गया है आपसे व्हाट इज़ द ट्रू ऑफ द फिलोसफी ऑफ द एक्सटेंशन, यानी कि जो प्रसार है उसके दर्शन की यहाँ बात की गई, इसमें से कौन सा आपका सही है ये बताना है। अगर हम सही बताएं तो पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपसे पहला कुछ पूछा गया, बोला गया है पीपुल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। ये बात आपकी क्या है, जो एक्सटेंशन होता है उसमें लोगों को क्या मानते हैं, हम महानतम संसाधन मानते हैं। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट, ये भी ये बात आपकी सही है कि इसमें क्या होता है, सहयोगात्मक प्रयास किए जाते हैं, जो कि यह प्रसार का दर्शन में आता है आपके। फिर इट हैज़ इट्स फाउंडेशन इज़ द डेमोक्रेसी, ये लोकतांत्रिक जो है आपका
आधार या नींव होता है, ये भी बात आपका सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछी गई, विस्तार के दर्शन की क्या सच्चाई है। लोग महानतम संसाधन है, यह सहयोगात्मक प्रयास है, इसकी नींव लोकतंत्र में है। ये तीनों ही ऑप्शन सही थे, अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में इसके इंग्लिश के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 130 नंबर वाला। विस्तार का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों का शिक्षा के माध्यम से डैश विकास हो, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है विस्तार वही यानी कि एक्सटेंशन की बात की है। एक्सटेंशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, लोगों का शिक्षा के माध्यम से आर्थिक जो है विकास हो, सामाजिक विकास हो, और संस्कृति वाली यहाँ जो है ये आपका सही नहीं होगा, क्योंकि संस्कृति के विकास की बात ही नहीं की, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कल्चर में रहता है वो अपने कल्चर को पसंद करता है। तो इसमें किसी तरह का कोई सुधार की बात नहीं की, बल्कि उसके हम जो प्रसार का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि हम उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, और सामाजिक रूप से जो भी उनका लेवल है, उनके जीवन स्तर है, उसको हम ऊंचा उठा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी सही होने की वजह से हम ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, किस पर विस्तार शिक्षण की विधि निर्भर करती है। श्रोताओं की संख्या पर, लक्षित श्रोताओं का स्थान पे, समय उपलब्ध पे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने प्रसार शिक्षा जब पढ़ी है तो उसमें हमने ये सब जाना है कि जो प्रसार शिक्षण होता है कि विधि जो है किस पे निर्भर करती है, श्रोताओं की संख्या पर भी निर्भर करती है, लक्षित श्रोता का जो स्थान है उस पर भी डिपेंड करता है, और समय उपलब्धता पे भी जो है आपका डिपेंड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 131 वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विधि प्रदर्शन है एक डैश विस्तार शिक्षण तरीका समूह का, यानी कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन की बात की गई। डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये एक डैश विस्तार शिक्षण है, प्रसार शिक्षण में ये किस तरह का तरीका है, समूह का है, व्यक्तिगत है, व्यापक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना, तो ये क्या है, एक समूह है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बता रखा है ना, मैथड डेमोन्स्ट्रेशन इज अ एंड डैश एक्सटेंशन टीचिंग्स मैथड। तो ये कैसा है, एक तरह का ग्रुप जो है आपका मैथड है। डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग हम क्यों करते हैं, जब हमको किसी ग्रुप जो समूह को जो है शिक्षण देना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लिम्फलेट, फोल्डर, बुलेटिन, न्यूज लेटर, जर्नल और मैगजीन्स डैश तक पहुंचने के तरीके हैं, व्यक्तिगत, दर्शक तक के, लोगों के समूह तक के, जनता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता, यानी कि मास। इसका सही आंसर आगे जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अरस्तु के अनुसार संचार सामग्री है बोली, श्रोता, वक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरस्तु के अनुसार जो संचार सामग्री है वो क्या है, आपकी संचार सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी बोली भी आएगी, और श्रोता भी आएगा, और वक्ता भी आएगा। तो तीनों ही आपके आने की वजह से इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को प्रभावशाली तरीके से संचार करने के अनुदेशनात्मक उपकरण है। श्रव्य सहायक सामग्री है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है ध्वनि यानी कि आवाज़ की बात की गई है, और दूसरा आपका दृश्य यानी कि जो चीज़ आपकी ऑडियो भी हो और विजुअल भी हो। तो ऐसे माध्यम जो होते हैं जिसका इस तरह के साधनों का प्रयोग जब हम करते हैं संदेश भेजने के लिए प्रभावी ढंग से, तो वो क्या कहलाता है, तो आपका ऑडियो विजुअल जो है सामग्री में आपका आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण क्षेत्र में जहां बिजली काटना आम है वहां कौन सा श्रव्य दृश्य तरीका सबसे सफल होगा।
मोशन पिक्चर होगा, वीडियो होगा, कठपुतली शो होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। दोस्तों यहाँ सबसे पहले इन्होंने बता, एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, ऊपर से वहाँ पर बिजली जो कटना है वो आम बात है, यानी कि बिजली नहीं है। तो इस तरह के अगर वहाँ पर हम कोई शोधरस सामग्री का चाहते हैं कि सफलतापूर्वक उसका प्रोग्राम हो, या जो भी आप संदेश देना चाहते हैं उसके थ्रू वो आपको लोगों तक सफलतापूर्वक पहुँच सके, तो इसके लिए हम जो है जो सबसे अच्छा साधन माना गया वो क्या माना गया? आपका कठपुतली शो माना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति में अंतर्निहित संचार प्रणाली है और भारत में ग्रामीण सामाजिक वातावरण का सामान्य हिस्सा है। संचार मीडिया, लोक मीडिया, ड्रामा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए संस्कृति में अगर हम अंतर्निहित संचार प्रणाली की बात करते हैं और ग्रामीण सामाजिक वातावरण है, तो ऐसे जगहों पर जो है लोक मीडिया यानी कि जो उनके समाज के जो लोकगीत नृत्य जो भी हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपका हो जाएगा लोक मीडिया, यानी कि आपका लोक मीडिया की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका फोक मीडिया की बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ग्रामीण समाज शास्त्र में शामिल है। मानवीय संबंधों का विज्ञान, समाज का विज्ञान, ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण समाज शास्त्र में शामिल क्या है आपका? ग्रामीण परिस्थितियों में मानवीय संबंध शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 है आपका। छोटे एकल परिवार, गैर कृषि, जहां अच्छी तरह विकसित बुनियादी ढांचा है, बड़े और जटिल संसाधन इसकी विशेषता है। शहरी समाज है, ग्रामीण समाज है, मेट्रोपॉलिटन समाज है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? शहरी समाज, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्य से उनकी पहचान हो तो उन्हें कहते हैं विचारवान नेता, कार्य उपयोगी नेता, धार्मिक नेता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब नेताओं का विशिष्ट ज्ञान और समाज में उनके कार्यों से उनकी पहचान हो तो ऐसे नेताओं को हम क्या कहते हैं? कार्य उपयोगी नेता के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। परिवार वह है। अब यहाँ पर आपको बताना परिवार क्या है, मतलब तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जहाँ एक समूह के लोग जो एक दूसरे से खून के रिश्ते से, शादी या गोद लेने से बंधे हों, जो एक साथ रहते हों, जो एक आर्थिक इकाई बनाते हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन। तो देखिए ये सभी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों ही आपके एक परिवार की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि परिवार जो है वह है, अब वो उसकी विशेषताओं के रूप में इन्होंने यहाँ दे रखा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो तीनों ऑप्शन है कि जहाँ एक समूह के लोग मतलब जो एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनमें खून का रिश्ता हो, शादी हो, गोद लेने से बंधे हों, या फिर आपका एक साथ रहने की बात की गई है, आर्थिक रूप की इकाई भी बनाते हों। तो इस तीनों ही ऑप्शन सही होने की वजह से हम इसके ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर परिवार के टाइप्स की बात नहीं की गई, सीधे उन्होंने पूछा परिवार की विशेषताओं को जो है दर्शा दिया। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर इसका जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पारिवारिक अभिविन्यास वह है जो एक व्यक्ति बच्चे होने पर बनाता है। जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हो, जो एक व्यक्ति बच्चे गोद लेने पर बनाता हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कौन। तो पारिवारिक अभिविन्यास वह है, क्या है पारिवारिक अभिविन्यास? तो पारिवारिक अभिविन्यास वह होता है जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक एकल परिवार तब बनता है जब उसमें, यहाँ एकल जो है परिवार की बात की गई है, माता पिता के साथ रिश्तेदार भी रहें, दादा दादी, चाचा चाची और अन्य रिश्तेदार रहें, वैवाहिक जोड़ा और उन पर आश्रित बच्चे रहें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं एकल परिवार किसे कहते हैं? जिसमें वैवाहिक जोड़ा रहता है और उन पर आश्रित उनके बच्चे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। होमोगैमी क्या संदर्भित करता है? वे व्यक्ति जो शादी करते हैं जिनमें एक जैसी जातियां, वंश और धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं हों, एक लिंग के व्यक्ति का दो या दो से ज़्यादा लोगों से शादी हो, एक औरत की
दो या ज़्यादा पुरुषों से शादी हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विवाह वाले चैप्टर में आप सबने पढ़ रखा है। तो इसमें होमोगैमी क्या होता है? होमोगैमी जो होते हैं जब एक ही जाति के लोग, उनकी पृष्ठभूमि एक जैसी होती है, धार्मिक रूप से, वंश के रूप से, जाति रूप से, तो उसमें जब उनकी शादियां होती है तो उसे हम होमोगैमी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? वे व्यक्ति जो शादी करते हैं जिसमें उनसे जिसमें एक जैसी जातियां, वंश और धार्मिक पृष्ठभूमि जैसी विशेषताएं हों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 145 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परिवार की ऐसी संरचना जिसमें दोनों साथी बराबर शक्ति और अधिकार को शेयर करते हों है प्रतिसत्यात्मक परिवार, समानाधिकारवादी परिवार, मात्र सत्यात्मक परिवार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पितृसत्यात्मक क्या होता है? जिसमें जो है पिता, यानी कि पिता के नाम से चीज़ें आगे आपकी चलती हैं, पिता का नाम जो है लगता है बच्चों के नाम के आगे, और जो है आगे आने वाला जो उनका उत्तराधिकारी होता है वो भी क्या होता है? एक पुरुष होता है। तो इसमें जो होता है पितृसत्तात्मक अधिकार की बात होती है, तो या परिवार की बात होता है। तो ये जो है आपका नहीं, यहाँ इन्होंने समान बात की है। समान जो है दोनों साथियों में क्या हो? बराबर शक्ति और अधिकार का शेयर होता है। तो और मातृ सत्ता मतलब क्या होगा? इसमें माता के नाम के जो है चीज़ें आगे लगेंगी, और माता के नाम से ही जो है आगे आपकी पीढ़ी बढ़ेगी। तो ये आपका मातृ सत्तात्मक होता है, और ये आपका पितृसत्तात्मक है। और यहाँ समान साथी दोनों बराबर शक्तियों अधिकार की बात की, तो ये समान अधिकारवादी परिवार जो है ये इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसका संदर्भ है कि दूसरों की फिक्र करना और आने वाली पीढ़ी की देखभाल और साझा करने द्वारा आपस सौंपना। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, देखिए ये मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए जिसमें जनरेटिविटी है, स्थिरता है, प्रतिबद्धता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। मतलब कि ये इसमें से कौन सा है संदर्भ है जो यह मतलब दिखाता है कि दूसरों की फिक्र करना और आने वाली पीढ़ी की देखभाल और साझा करने द्वारा वापस सौंपना। तो ये जो होता है ये क्वालिटीज आपकी किस में होती है? जेनेटिविटी में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। प्रासंगिक स्मृति है संसार के ज्ञान की स्मृति, वह स्मृति जो महत्वपूर्ण आयोजन या अनुभवों को याद रखती है। तथ्य और अनुभव की स्मृति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रासंगिक स्मृति होती है वो क्या होती है? ऐसी स्मृति होती है जिससे महत्वपूर्ण योजना या फिर अनुभव को याद रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक सिल्क साड़ी जो पश्चिम बंगाल से है उसमें बुनाई के जटिल नमूने जैसे राज दरबार और कृष्ण की कहानी बनी हो है बलुचरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, काजीवरम साड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो चंदेरी साड़ी है ये आपकी जो है एमपी में बनाई जाने वाली साड़ियाँ होती हैं, और काजीवरम जो होती है वो आपकी तमिलनाडु में बनने वाली साड़ियाँ होती हैं। जो बलुचारी होती है वो आपकी पश्चिम बंगाल में बनने वाली साड़ी हैं सिल्क की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब डिज़ाइन रंजक के धागों की सहायता से प्रतिरोध करके किया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी कि जब डिज़ाइन बना जाती है और उसमें क्या कहते हैं? डिज़ाइन कैसे बना जा रहा है? जो आपके धागे हैं उनकी सहायता से एक प्रतिरोध उत्पन्न करके डिज़ाइन तैयार किया जाता है। उसे हम बाटिक कहते हैं, टाई एंड डाई कहते हैं, इकत कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के जिसमें हम धागों का प्रयोग करके डिज़ाइन को तैयार करते हैं, यानी धागों का एक प्रतिरोध के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऐसे जो है आपके डिज़ाइन क्या कहलाती है? डाई एंड टाई वाली कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। इस वीडियो का और इस हमारे पूरे पोर्शन का जो होम साइंस पेपर हम डिस्कशन कर रहे थे उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ आपका होम साइंस के सारे क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है जो हमारा है वो है, पूछा गया है आपसे किस कला से बंगाल में पुराने साड़ी से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके बनाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है पुरानी साड़ियों का प्रयोग करके एक पुनर्चक्रण किया जाता है
और घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके नए जो है बनाए जाते हैं। तो ये हम किस में देखते हैं, ये सबको पता होगा, लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। कसूती है, कांथा है, चिकनकारी, उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई। तो देखिए दोस्तों, जो है आपको वो कला बतानी है जो कि बंगाल में पुरानी साड़ियों से नए घरेलू उत्पाद कढ़ाई द्वारा पुनर्चक्रण करके बनाए जाते हैं। तो कसूती जो होती है वो आप जानते हैं कहाँ की कढ़ाई है, आपकी कर्नाटक की है, यहाँ बंगाल की बात की जा रही है। और काथा जो है वो कहाँ की है आपकी, वो पश्चिम बंगाल की है। तो पहली चीज़ आपको अगर पता है काथा है कहाँ के, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल आपको मालूम होगा। जो काथा है वो क्या है, ये यहाँ पर पुरानी जो साड़ियाँ होती हैं उसका उपयोग करती हैं यहाँ की महिलाएं, और उससे क्या होता है उसको पूरा चक्रण करके एक नई जो है घरेलू उत्पाद तैयार करती हैं, जिसे हम कांथा के नाम से जानते हैं। और चिकनकारी क्या है, चिकनकारी जो होते हैं ये आपकी लखनऊ की मशहूर कढ़ाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।